एक ऐसा पिता जो अपनी पत्नी के भरोसे पर अपने बेटे को पाने के लिए दुनिया से लड़ गया। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ साउथ की एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी जिसका नाम है डीएनए। कहानी की शुरुआत में हम एक वरदराज नाम के आदमी को देखते हैं जो शहर के विजय हॉस्पिटल में काम करता था। लेट नाइट काम करने के बाद वो घर से निकल रहा था। रास्ते में बहुत तेज़ बारिश थी जिसकी वजह से उसे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वो एक बाइक वाले को टक्कर मार देता है और उस एक्सीडेंट में 2 लोग मारे जाते हैं, एक हस्बैंड वाइफ और उनका एक छोटा सा बच्चा था जो आज ही के दिन पैदा हुआ था। वरदराजन बहुत शॉक्ड था। तभी उसके हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आ जाती है जिसमें राजेंद्र नाम का एक आदमी था। वो देखता है कि उसके ही हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, तो वो उस चीज़ को छुपाने की कोशिश करता है। वो बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पर राजेंद्र बताता है कि हम और सर रास्ते में देखें कि वो मरे पड़े थे तो हम उन्हें हॉस्पिटल ले आए, लेकिन वहीं पर उनके पास एक आदमी बैठा था जिसकी वाइफ की डिलीवरी थी। तभी पता चलता है कि उस शख्स को जो बच्चा होने वाला था वो मर गया है। वो ये खबर सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो कहता है कि हमने इसके लिए पूरे 10 साल इंतज़ार किया, तब जाकर ये बच्चा होने वाला था। अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। ये देखते ही वरदराजन को उस पर दया आ जाती है। वो उस बच्चे को उस आदमी को दे देता है, जिससे वो शख्स बहुत खुश होता है। उसके बाद कहानी थोड़ा आगे आती है। हम दूसरे शख्स को देखते हैं जिसका नाम था आनंद। वो बहुत नशेड़ी था। वो ठेके में बैठकर शराब पी रहा था। एक्चुअली वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसे छोड़कर उसने दूसरे आदमी से शादी कर ली, जिससे आनंद उस हर चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और तब से वो खुद को नशे में डुबा रहा था, जिससे उसके घर वाले भी बहुत तंग आ चुके थे। वो उसे हेट कर रहे थे। उसके पिता शिवा सुब्रमण्यम जो हमेशा खफा रहते थे उससे, उसका एक छोटा भाई भी था, उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे और उसके छोटे भाई की शादी करा दी जाती है। बट वो डरते थे कि कहीं आनंद की वजह से उसके भाई की शादी ना टूट जाए। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे कैरेक्टर के पास, जहां हम दिव्या नाम की लड़की को देखते हैं। उसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, यानी उसे थोड़ा सा लोग पागल समझते थे। तो उस दिन उसको लड़के वाले देखने के लिए आई थी, तो उसकी माँ उसको बहुत समझाती है कि तुम वहाँ पर कुछ मत बोलना, कोई बोले तो सिर्फ अपना सिर हिला देना, वो यानी वहाँ पर कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। तो हम देखते हैं कि दिव्या जैसे ही उनके सामने आती है तो लोग उनसे सवाल पूछने लगते हैं। दिव्या जैसे ही बोलना चाहती थी उसकी माँ ने फट से जवाब दे दिया। तभी दिव्या को से रहा नहीं जाता। वो बोलने लगती है कि जिससे लड़के वालों को समझ आ जाता है कि उसका दिमाग थोड़ा ढीला है। अब उसकी माँ गुस्से से उसे बहुत डांटती है और मारती भी है। वो पास के ही डॉक्टर को दिखाती है जो उन्हें बहुत समझाता है कि इस प्रकार के पेशेंट अपने में मस्त रहते हैं, उन्हें जो पसंद आता है वो खुद करते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से उन्हें समझा नहीं सकते हैं। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बात पर रोने लगते हैं। यानी डॉक्टर उसकी माँ को बहुत समझाते हैं ताकि वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। उसके बाद एक बार फिर से हम आनंद को देखते हैं जो नशे में पूरा दूध होकर सड़क पर पड़ा हुआ था। वो बड़बड़ा रहा था। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आते हैं और उसे घर लाते हैं। घर पर देखते हैं उसके छोटे भाई के लिए रिश्ता आया था, जिसकी वजह से आनंद को पीछे के रास्ते घर के अंदर ले जाया जाता है। बट उसे पता चलता है कि उसके भाई को देखने आए हैं। तभी वो ज़बरदस्ती वहाँ पर आ जाता है और तमाशा खड़ा कर देता है। वो अनाप शनाप बोलने लगता है। उसका कहना था कि इसने मुझे कभी भी भैया नहीं बोला, लेकिन आज अच्छा बनने के लिए भैया बोल रहा है। इतना तो ठीक था, लेकिन वो वहीं पर सुसु भी कर देता है, जिसकी वजह से रिश्तेदार उठकर चले जाते हैं। अब उसके पिता बहुत गुस्से में थे। वो उसको एक बहुत ज़ोर से डांटते हैं। कहते हैं कि ये हमारे लिए श्राप बन चुका है, लेकिन आज मैं इसे श्राप देता हूँ कि ये कभी भी सुखी नहीं रहेगा, ये बर्बाद हो जाएगा। ये कहते ही आनंद बेहोश हो जाता है। यानी आज तो उसने हद ही कर दी थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उसकी गर्लफ्रेंड ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि जिससे शादी हुई थी वो उसे ने बहुत परेशान करता था, बहुत मारता था। वो वीडियो के ज़रिए वो बताती भी थी कि मैंने तुम्हें कॉल किया पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया। तो इस चीज़ से आनंद उसकी मौत की वजह खुद को मान रहा था, उसने उसका फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तभी हम देखते हैं कि उसको नशा मुक्ति केंद्र ले जाया जाता है जहाँ पर उसका इलाज चलता है। वो बहुत दुखी था। कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें वही लड़की मिलती है जिसका नाम दिव्या था, जो दिमाग से थोड़ी सी परेशान थी। ये जानते हुए भी उसके पिता उसकी शादी करवाने वाले थे। उनका कहना था कि हमारा बेटा भी तो ठीक नहीं है। अब आनंद वहाँ से बिल्कुल ठीक होकर घर आ जाता है। उसके पेरेंट्स उसके रिश्ते के लिए लड़की के घर जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि आनंद बिल्कुल शांत बैठा था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर भी उसके पिता इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं। वो कहते हैं कि हमें लड़की बिल्कुल पसंद है। इस चीज़ से दिव्या बहुत खुश थी। आनंद के पिता शिवा एक शर्त रखते हैं कि इनकी शादी जल्दी से जल्द करनी पड़ेगी। तो शादी का दिन आता है। अब हम देखते हैं कि सभी बहुत खुश थे। दिव्या की हरकतों से आनंद के दोस्त थोड़ा सा डाउट हो जाता है। तभी उसके एक दोस्त को पता चलता है कि उसका रिश्ता एक पागल लड़की से करा रहे हैं। तो वो उसके पिता से बात करते हैं, बट ये तो जानबूझकर करा रहे थे। तो ये सब जब बात आनंद को बताई जाती है तो वो बिना कुछ कहे इस लड़की से रिश्ते के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इसके साथ शादी करके खुश रहूँगा। अब आनंद और दिव्या खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। तो कुछ दिनों बाद पता चलता है कि दिव्या प्रेग्नेंट है। उसे डर था कि उसका बच्चा भी अगर उसी के जैसा निकला तो आनंद कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा।
उसके बाद हम एक बुढ़िया को देखते हैं जो गली में चिप्स और कुरकुरे बेचती थी। वो 2 बड़े से थैले लिए हुए थे। पहले उसने वो बच्चों के हॉस्पिटल जाती है, फिर वहाँ से जैसे ही बाहर आती है तो वो किसी के बच्चे को चुराने का वेट कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि खिड़की से एक बच्चा उसे दिखाई देता है। अब वो बुढ़िया धीरे से उस बच्चे को खिड़की से बाहर निकालकर अपने थैले में डाल लेती है। बच्चा रोता बहुत है। उससे पहले कि उसे एक दवा पिला देती है जिससे वो बच्चा थोड़ा सा शांत हो जाता है, वो चुप हो जाता है, सो जाता है। तो बुढ़िया ने बड़ी ही सफाई से उस बच्चे को चुरा लिया था और अपने घर लाकर बेच देती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में आनंद की वाइफ दिव्या की डिलीवरी थी। वो लोग हॉस्पिटल में थे। तभी हम देखते हैं कि दिव्या को एक लड़का हुआ है। दिव्या उसका नाम आदि रखती है। वो बहुत खुश थी। वहीं आनंद के पिता भी खुश थे। उसके बाद बेबी को अंदर लेकर लाया जाता है और कुछ समय बाद जब नर्स उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसकी माँ के पास लाती है, यानी दिव्या के पास लाती है, तो दिव्या बच्चे को गोद में लेते ही समझ जाती है कि बच्चा उसका नहीं है। वो बार बार यही बात बोल रही थी कि ये बच्चा उसका नहीं है, बट उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। अब दिव्या हॉस्पिटल में हलचल मचा देती है। डॉक्टर को भी बुलाया जाता है। वो बताते हैं कि हमने तुम्हारे बेटे की रिपोर्ट भी चेक करी है, सब कुछ ठीक है। फिर भी दिव्या नहीं मानती। वो दूसरों के बच्चों को चेक करने लगती है और फिर बाहर ढूंढने लगती है। इससे सभी लोगों को उसकी बीमारी पर शक होता है। उनका कहना था कि वो अपनी बीमारी की वजह से ऐसा कर रही है। वहीं हॉस्पिटल में हम उस बुढ़िया को भी देखते हैं जो बच्चे चुराती थी, बट यहाँ पर मामला थोड़ा अजीब था। इस बार बच्चा चुराया नहीं गया था, बल्कि इस बार बच्चा बदला गया था। हालांकि आनंद को भी थोड़ा सा डाउट था। उसे विश्वास था कि दिव्या सही कर रही होगी, तो वह पुलिस को कंप्लेंट कर देता है, जिससे पुलिस वाला हॉस्पिटल में आकर CCTV कैमरा चेक करता है। फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो आनंद से कहता है कि उसमें हॉस्पिटल वालों की कोई गलती नहीं है, तुम इन पर इल्ज़ाम मत लगाओ, नहीं तो वो तुम पर भी केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आनंद दिव्या को किसी तरह से समझाकर घर लाता है। वो फैसला लेता है कि बेबी का DNA टेस्ट कराया जाए, बट इस प्रोसेस पे बहुत समय लगता। उसे कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल में DNA टेस्ट में लगभग 2 से 3 महीने लग जाते। इसलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करता है, लेकिन अभी उसमें भी 2 हफ्ते लग जाते। अब आनंद को किसी तरह से जल्दी से ये टेस्ट कराना था, तो उसका दोस्त वेंकट जो एक लॉयर भी था, वो एक फोरेंसिक वाले को पकड़ कर लाता है। वो कहता है कि ये काम अगर लीगल तरीके से कराया गया तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर पैसे फेंकोगे तो 48 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। तो आनंद उसे चेक करने को बोलता है। वो अपने बेबी का सैंपल लाता है और उसको दे देता है। फिर अगले दिन पता चलता है कि ये उसका बेटा नहीं है, यानी DNA मैच नहीं हुआ, जिससे दिव्या की बात सच निकली। आनंद परेशान था कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ होगा। वो रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पर हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज कराता है। तभी उसे एक चिन्ना स्वामी नाम के SI का सपोर्ट मिलता है, जो उस बच्चे को ढूंढने में उसकी बहुत मदद करेगा। जो मामला कोर्ट तक जाता है, आनंद की तरफ से उसका दोस्त लड़ने के लिए तैयार होता है। अब आनंद चिन्ना स्वामी को लेकर क्राइम ब्रांच ऑफिस जाता है, जहां पर अब तक जितने भी बच्चे किडनैप हुए थे उनकी लिस्ट निकलवाई जाती है। तो वहीं पर उसे ये पता चलता है कि अब तक जितने भी नवजात शिशु हुए गायब हुए हैं 72 घंटों से ऊपर हुआ तो उनके मिलने के चांस नहीं है। और ये भी पता चलता है कि बच्चों की बलि भी दी जाती है। ऐसे क्राइम बहुत तेज़ी से चल रहे थे। ये सुनकर आनंद बहुत दुखी होता है। वो घबरा जाता है कि कहीं उसके बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। तभी चिन्ना स्वामी को एक ऑटो वाला बताता है कि आज रात गाँव में पूजा होने वाली है और पता चला है कि एक बच्चे की बलि दी जाने वाली है। सुनकर आनंद और SI उस लोकेशन पर निकल जाते हैं। हालांकि उनकी बात सच भी थी। यहाँ पर भी एक बच्चे की बलि देने के लिए तैयारी चल रही थी। तो वहाँ पर जाते ही आनंद ढूंढने लगता है। तभी एक छत से वो जाता है, वहाँ देखता है कि एक पेड़ के पास से धुआं निकल रहा था और फिर उस घर में पहुँच जाता है। फिर सबको बहुत मारता है। मारने के बाद वहाँ पुलिस को बुला दिया जाता है, जिससे कि वो लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये भी उसका बेटा नहीं था। आनंद कहता है कि पता नहीं, मुझे नहीं मालूम ये किसका बेटा है। फिर उसे दिव्या के पास ले जाया जाता है। दिव्या भी कहती है कि ये मेरा बेटा नहीं है। उसके बाद आनंद उन बच्चों को ढूंढने लगता है जो उस दिन गायब हुए थे। वह बहुत बच्चों को ढूंढता है, लेकिन उसमें से उनका कोई भी नहीं था। अब तो 10 दिन बीत चुके थे। आज के दिन उसके केस की हियरिंग थी। कोर्ट में पता चलता है कि इनकी रिपोर्ट तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की नहीं थी। इसलिए कोर्ट ऑर्डर देता है कि इनका जल्द से जल्द फोरेंसिक लैब में टेस्ट करवाओ और तब तक बच्चे को ढूंढते रहो। उसके बाद दिव्या आनंद से बहुत नाराज़ होती है, क्योंकि उसने DNA टेस्ट करवाया था। उसका कहना था कि क्या आनंद को उसकी बात पर विश्वास नहीं था। उसके बाद आनंद चिन्ना स्वामी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वह वहाँ उससे पूछताछ करता है। फिर वो उस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी वर्कर थे सबसे पूछने लगता है और जिन पर ज़रा सा भी डाउट था उनका नाम नोट कर लेते हैं। वहीं दोनों मार्केट के अंदर CCTV कैमरे को भी चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वहीं चिन्ना स्वामी उन लोगों के पास भी जाता है जो अभी अभी जेल से छूट कर आए थे। उनमें से एक गजा नाम का कसाई था। वो भी कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि अगर बच्चा गायब होता तो ठीक, लेकिन ये तो यहाँ पर बदला गया है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो लगभग 15 दिन बीत जाते हैं। 16वें दिन आनंद थका हारा एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वो बुढ़िया अपना
दोनों थैला लेकर वहाँ आ जाती है। वो भी उसी के पास बैठ जाती है, फिर उसे वो पानी मांगकर पीने लगती है। और अब जब बुढ़िया जाने वाली थी तो आनंद से कहती है कि मेरा थैला उठा कर दो, और फिर आनंद वही थैला उठा देता है जिसमें बच्चा था। फिर बुढ़िया उसे लेकर निकल जाती है। आनंद को समझ आता है कि जब उसमें चिप्स था तो इतना वजन क्यों था, और फिर उसे शक हो जाता है कि जब तक वो उसको पकड़ पाता, इतने में बुढ़िया ऑटो पकड़कर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। वहीं हम देखते हैं कि आनंद उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। अब बुढ़िया जैसे ही अपने घर में बच्चा रखती है तो वहां पर एक आदमी आता है जो बच्चों को लेकर कहीं और निकल जाता है। तो आनंद उसका भी पीछा करने लगता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। आनंद देखता है कि वो से बड़े से अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, यानी वहाँ कोई आता जाता नहीं था। तो आनंद उसका पीछा करके बिल्डिंग के अंदर जाता है। वहाँ वो शख्स बच्चे को रखकर अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगता है। इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। आनंद जैसे ही चोरी से बच्चे को उठाने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं। तो आनंद उनसे खूब लड़ता है और बहुत मारता है उन्हें। उसके बाद उसी टाइम पर उनके बॉस का फ़ोन आ जाता है, यानी जिसने उस बच्चे को चुराने के लिए बोला था। आनंद उससे कहता है कि अपने बॉस को बुलाओ, और फिर जैसे ही उसका बॉस गाड़ी लेकर आता है तो उसका आदमी बच्चे को लेकर उसको देने के लिए जाता है, लेकिन वो चिल्ला कर बता देता है कि यहाँ से भाग जाओ, और वो शख्स गाड़ी लेकर वहाँ से भागने ही वाला था कि आनंद गेट बंद करके उसको पकड़ लेता है। तो अब अगली सुबह उससे पूछताछ की जाती है। पता चलता है कि इसका नाम मूर्ति था, जो एक नर्सिंग एजेंसी चलाता था। उसने बच्चे बदलने के लिए शैलजा नाम की नर्स का यूज़ किया था। दरअसल वे जुड़वा थी। चिन्ना स्वामी ने उन दोनों बहनों को एक साथ देख लिया था और उस हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही बहन की पोस्टिंग थी, लेकिन उस दिन दोनों वहाँ पर नर्स की ड्रेस में ही मौजूद थी। उधर उस बुढ़िया का भी पूछताछ चलती है, लेकिन बुढ़िया अकड़ कर बोलती है। वो कहती है कि मैंने बहुत से लड़कों को, बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दी है, न जाने कितनी माँ अपने बच्चों को फेंक कर चली जाती हैं और उन्हें मैंने बचाया। तभी चिन्ना स्वामी कहता है कि तुमने इनके बच्चों को क्यों उठाया। तो बुढ़िया कहती है कि मैंने उस दिन उठाया नहीं था, बल्कि एक बच्चा लाई थी। तो आनंद पूछता है कि वो बच्चा कहाँ से लाई थी। तो बुढ़िया बस हॉस्पिटल का नाम लेती है, जिससे उस औरत का एड्रेस मिल जाता है जिसका बच्चा दिव्या के पास था। अब आनंद को उस बच्चे को उसकी माँ के पास लौटाना था, तो वह दिव्या को बताता है कि इस बच्चे की माँ मिल गई है, हमें उनका बच्चा वापस करना होगा। दिव्या बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे उस बच्चे से भी लगाव हो चुका था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उस बच्चे को उसकी माँ को दे देते हैं। अब उस बच्चे की माँ अपने बेटे को पाकर बहुत खुश होती है। अब एक बार फिर से आनंद और चिन्ना स्वामी मूर्ति से पूछते हैं। इस बार वो उसको बहुत समझाते हैं, फिर वो मान जाता है, जिससे पता चलता है कि बच्चों को चुराने के लिए एक गैंग है, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। 72 घंटों के अंदर वो बच्चों को गायब कर देते हैं। तो मूर्ति का एक संपर्क एक राजेंद्र नाम के आदमी से था। जब भी कोई बच्चा चाहिए था वो मूर्ति से कहता और वह फ़ोन नहीं चलाता था। तो मूर्ति कहता है कि सिर्फ मैं उसी को जानता था। अब आनंद उसका पता करके उनसे मिलने जाते हैं तो हम देखते हैं कि राजेंद्र एक बार में था। वहाँ पर उस पर अटैक हो जाता है। कुछ लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आनंद उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको बचा नहीं पाता और राजेंद्र मारा जाता है, जिससे आनंद पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि यही वो आदमी था जो सब कुछ जानता था और वो भी मर चुका था। तो आनंद को यह पता करना था कि उन्हें मारा किसने। उसके बाद आनंद राजेंद्र के घर जाता है। माउस एक बच्चों से पूछता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन था, बट वो कुछ भी नहीं बता पाते। तभी वहाँ पर एक ब्लैक कलर की ओडी आती है जिसमें से वरदराजन निकलता है। वो शख्स है जो बिल्कुल इस मूवी के स्टार्टिंग में हमने दिखाया जाता है, जिसका एक्सीडेंट हुआ था और एक उसने छोटे से बच्चे को किसी दूसरे को दिया था। वहीं पर ये जो राजेंद्र था, ये वही आदमी था जो वहाँ पर एम्बुलेंस का ड्राइवर था। तो वरदराजन वहाँ पर आता है और फिर चला जाता है। हालांकि आनंद उसे देखता है बट कुछ समझ नहीं पाता। उसके बाद आनंद सोच ही रहा था, तभी उसे गजा के बारे में पता चलता है। उसे कुछ डाउट होता है। वो चिन्ना स्वामी से कहता है कि हमें गजा के पास जाना चाहिए। तो चिन्ना स्वामी उसे मना करता है। वो कहता है कि वो बहुत बड़ा हरामी आदमी है, उसके पास मत जा, वो बुरा मान जाएगा। बट आनंद नहीं मानता, वो उसके पास जाता है और जब वो राजेंद्र के बारे में पूछता है तो वो उसे बहुत मारते हैं और फिर उसे बांधकर चिन्ना स्वामी को बुलाते हैं। चिन्ना स्वामी वहाँ पहुँचता है तो और गजा से कहता है कि उसे छोड़ दो, लेकिन गजा नहीं मानता। इतने में आनंद उसके एक आदमी को ध्यान से देखता है जिसके हाथ पर एक टैटू था। वो तुरंत पहचान जाता है कि इसने ही राजेंद्र को मारा है, क्योंकि आनंद ने उस आदमी के उस दिन हाथ में टैटू को देख लिया था। फिर वो उनको मारने लगता है और जमकर कुटाई करता है। फिर पता चलता है कि वरदराजन के बारे में, यानी इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड था वरदराजन। अब हम वरदराजन को देखते हैं। दरअसल उस रात जब एक्सीडेंट हुआ था तो वरदराजन ने उस बच्चे को हॉस्पिटल में दूसरे आदमी को दिया था। तो हम देखते हैं कि वो शख्स उसके बदले में बहुत सारे गहने देता है। ये देखकर वरदराजन हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इतनी आसानी से इतने सारे पैसे मिल गए। तो राजेंद्र और वरदराजन को एक आइडिया सोचता है। उनका सोचना था कि जिस तरह से समाज में डिजिटीकरण हो रहा है, उतना ही बच्चों की भी कमी हो रही है, यानी बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिन्हें बच्चे चाहिए।
और वो अगर किसी बच्चे को गोद लेने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, यानी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसमें बहुत टाइम जाता है क्योंकि पूरा सरकारी काम है। इसलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि हमें हॉस्पिटल से बच्चों को चुराए और उन्हें जिन्हें बच्चों की ज़रूरत है उनको दे दिया जाए। तो फिर हम देखते हैं कि वरदराजन एक टीम सेट करता है। वो ऐसी टीम बनाता है कि किसी को भी किसी के बारे में नहीं पता था, बट वरदराजन और राजेंद्र एक दूसरे से कनेक्ट थे। तो हम देखते हैं कि राजेंद्र कस्टमर को पकड़ कर लाता था, फिर वरदराजन फिक्स करता था कि किसे कौन और कहाँ से बच्चा देना है, और ये बिजनेस इतना चलता था कि ये दोनों बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। तभी एक दिन यूएस से एक कस्टमर मिलता है। वो पार्टी बहुत तगड़ी थी, यानी उनको बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। दरअसल उनको एक अच्छी कुंडली वाला लड़का चाहिए था जिसका जन्म 15 जुलाई सुबह 8 बजे से 9:30 के बीच हुआ हो। तो जैसे ही वरदराजन उस विदेश पार्टी से डील करते फिक्स कर देता है, फिर वो शहर के उन सारे हॉस्पिटल में चेक करने लगता है कि किसको 15 जुलाई को बच्चा हो रहा है, और फिर वो उन तीनों को चूज़ करता है जिनकी डिलीवरी 15 जुलाई को होनी थी। वो उन्हें फॉलो करने लगता है, और फिर जब 15 जुलाई को बच्चा जन्म लेता है तो उन बच्चों की कुंडली चेक करवाता है। जैसे पता चलता है कि आनंद का बच्चा सर्वोत्तम कुंडली वाला था, तो वरदराजन उसी बच्चे को टारगेट करता है। फिर हम देखते हैं कि इस बार की तरह हर बार की तरह बुढ़िया हॉस्पिटल में आती है, लेकिन इस बार दूसरी हॉस्पिटल में से एक बच्चे को चुरा कर लाती है, और फिर मूर्ति ने शैलजा की बहन को इस काम के लिए हायर किया था। उसे नर्सिंग वाला ड्रेस पहनाकर हॉस्पिटल में बच्चे को टोकरी में लेकर एंटर कराते हैं। फिर शैलजा की बहन अपनी बहन से आनंद के बच्चे को लेकर निकल जाती है। तो कुछ इस तरह से बच्चे को बदला गया था। तो जब वरदराजन को पता चलता है कि आनंद की वाइफ को बच्चे के बारे में पता चल गया है कि उसका बच्चा बदला गया है और आनंद बच्चे को ढूंढ रहा है, तो वरदराजन राजा राजेंद्र को खुद मरवाकर चेन को तोड़ देता है। यानी राजेंद्र ऐसा आदमी था जो उसको जानता था। अब पता चलता है कि आज के दिन वो आदमी यूएस से आ रहा था जिसे आनंद के बच्चों को लिया था, तो उसके साथ भी कोई और भी था जिसको भी बच्चा चाहिए था। तो वो हर बार की तरह मंदिर में मीटिंग फिक्स करते हैं। उधर दिव्या भी अपने बेटे के लिए मन्नत मांगने आई थी, और वहीं पर वरदराजन भी उस शख्स को लेकर पहुंच जाता है जिसके पास वो बच्चा था। वो मंदिर में जाते हैं और इत्तेफाक से दिव्या भी वहीं पर खड़ी थी। तभी हम देखते हैं कि बच्चा रोने लगता है। दिव्या कहती है कि मुझे दो, मैं चुप करा देती हूँ। और फिर जैसे ही दिव्या बच्चे को गोद लेती है तो उसे अजीब सी फीलिंग होती है कि जैसे वो उसी का बच्चा हो। तो तभी वरदराजन दिव्या को देख लेता है। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो बच्चा छीनकर वहाँ से भागने लगता है। दिव्या समझ जाती है कि बच्चा उसी का है, तो वो पीछे पीछे जाने लगती है। तभी वहाँ आनंद भी ढूंढते हुए आ जाता है। दिव्या उसे देखती है और चलाकर बोलती है कि हमारा बच्चा है, वहाँ उसे लेके जा रहे हैं। ये सुनते ही आनंद उनकी तरफ दौड़ पड़ता है और उसको बहुत मारता है। वो वरदराजन को मारने ही वाला था कि इतने में उसको राजेंद्र का बेटा मार डालता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके पिता को उसी ने मारा था। तो कुछ इस तरह से आनंद अपने बच्चे को ढूंढ लेता है। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।